अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमडीकेट सीरीज MCQs one by one which will help us in different entry tests BMC HSC जो भी है। हम कोशिश करते हैं कि जो भी टेस्ट आए हमारे लिए या जो आ रहा है, जो भी क्वेश्चंस है, हम उनको निकाल कर बोर्ड पर सॉल्व करेंगे आप उनके लिए। उम्मीद है आपको हेल्प करेंगे ये डिफरेंट टेस्ट्स में। तो पहला सवाल है, a child is swinging a swing. The minimum and maximum height of the swing are 0.75 meter and 2 meter. A child is swinging, एक बच्चा है, a swing झूला, ये झूला है. For example, here is a swing. The swing is swinging. The swing is like this. It is swinging. सवाल में क्या कह रहा है कि द मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट, यानी अगर आपके पास ये अर्थ है फॉर एग्जांपल और यहां से ये भी जुड़ा तो है, हमसे कह रहे कि ये जो मिनिमम हाइट है ये 0.75 मीटर है और जो ये मैक्सिमम हाइट है वो है 2 मीटर। देन द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द स्विंग इज, हमसे बोल रहे कि बताए स्विंग की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कितनी होगी। हम सब जानते हैं कि इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, और सबको पता होगा एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम। सो दे मीन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्विंग एट मीन पोजीशन हियर। वी नो द बॉडी हैज सम एनर्जी, बॉडी के पास सम एनर्जी, क्योंकि आप इसके ऊपर वर्क किया है। अब एक्सट्रीम पोजीशन पर बॉडी के पास है पोटेंशियल एनर्जी, मीन पोजीशन की है बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी। अब ये बॉडी जो मूव कर रही है तो मीन पर काइनेटिक, एक्सट्रीम पर पोटेंशियल, एक्सट्रीम पर पोटेंशियल, मीन पर काइनेटिक, यानी यहाँ पर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल energy. According to this law, loss in potential energy is equal to gain in kinetic energy. Loss in potential, यहाँ पर जो बॉडी पोटेंशियल से आकर मीन एक्सट्रीम पोजीशन से आकर मीन पोजीशन तक, तो जो पोटेंशियल एनर्जी वो लॉस होगी किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक में। तो हम इस लॉस को निकालकर काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। अब हम जानते हैं लॉस इन पोटेंशियल इज mgh1 minus mgh2, क्योंकि हम सब जानते हैं फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। अब यहाँ पर चूंकि हाइट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी mgh1, इसको हम h1 मान लेते हैं, और यहाँ पर हाइट मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। वो जो एनर्जी लॉस होगी किस फॉर्म में जाहिर होगी? काइनेटिक फॉर्म में। इट विल अपीयर इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो इज इक्वल टू, और हम सब जानते हैं फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv स्क्वायर, और हम समान भी क्या रहे? वेलोसिटी। सो 1/2 mv स्क्वायर। अब सब में m कॉमन है तो m को कैंसिल करते हैं, क्या रह गया? इन दोनों में g कॉमन है, सो g बाय h1 minus h2 is equal to 1/2 v स्क्वायर। अब g is suppose 10, h1 is हम जानते हैं 2 minus h2 is 0.75 is equal to 1/2 v square। अब 2 में से 0.75 को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या बचेगा? अब 2 में से 0.75 तो ये 1.25 and is equal to 1/2 v square। अब 10 into 1.25 so 12.25 is equal to 1/2 v square। अब टू डिवाइड यहां पर रखा, क्या? मल्टीप्लाई। सो v square is equal to 12.5 into 2 root। सो v square is equal to 12.5 2s are 25, इसके ऊपर तो क्या स्क्वायर है, हमने क्या ली? रूट ली, तो ये कैंसल। अब v is equal to 5 रूट क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज option 1A, which is 5 meter per second velocity of the body at mean position। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2। इन ट्रांसफार्मर 2 coils are linked with each other. What is transformer?
Transformer is an electrical device, a mechanical device which converts or changes the magnitude of AC voltage or current. हमसे कह रहे हैं कि in transformer the two coils are linked with each other electrically, magnetically, thermally or mechanically. चलिए समझते हैं. हम जानते हैं this is core of transformer, which is made up of soft iron core, and these are the two coils of the transformer. These are the two coils. This coil is called primary coil and this coil is called a secondary coil. अगर जब हम इसको यहां पर इनपुट देते एसी वोल्टेज तो यहां पर करंट फ्लो करेगा. अब इस करंट आई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. सब जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड एचसी और स्ट्रिट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. दिस मैग्नेटिक फील्ड कम्स एंड लिंक्स विद द सेकेंडरी कॉइल. And here EMF is also induced according to Faraday's law of electromagnetic induction. अब ये करंट इस कॉइल में कभी नहीं आ सकता क्योंकि they are insulated from each other and also from the iron core. So electrically is wrong. अब thermally heat की वजह से नहीं होगा. अगर हीट की वजह से कोई भी करंट या EMF induced, then that instrument is known as thermocouple. थॉमस सीबेक साहब साइंटिस्ट साहब उन्होंने दिया था हमें थॉमस सीबेक थर्मोकपल. अब ये भी तो नहीं सकता. अब मैकेनिकल मतलब अगर आप फोर्स लगाए ये भी तो नहीं हो सकता. क्या रह गया मैग्नेटिकली. देख ले यार, दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल. इट मींस दीज टू कॉइल्स आर लिंक्ड मैग्नेटिकली. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, व्हिच इज अ ट्रांसफार्मर, टू कॉइल्स लिंक्ड विद ईच अदर मैग्नेटिकली. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. द Gaussian सरफेस फॉर अ लाइन चार्ज विल बी. सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए. Gaussian सरफेस क्या है. Gauss लॉ क्या है. Gauss फाउंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस. वहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं. Gaussian सरफेस इज एनी 3D क्लोज्ड सरफेस. इसे सुन ले. Gaussian सरफेस इज एनी 3D क्लोज्ड सरफेस. The question says, सवाल क्या कह रहा है. The Gaussian surface for a line charge will be. Let's suppose ये एक line charged body है. इसके ऊपर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है. Let the charge is positive charge, plus charge है. अब हम सब जानते हैं the electric field lines originate from plus. It means they are coming out of the plus charge, positive charge. So ये बाई की तरफ जा रही है field lines इस तरह. These are electric field lines. ये है electric field lines. Suppose ये है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट चार्ज है. अब सवाल क्या कह रहा है कि इस लाइन चार्ज से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो तादाद है वो कितनी होगी. इसको क्या बोलते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं. तो गॉस साहब ने क्या कहा था कि ड्रा अ 3D सरफेस ऑन द चार्ज. टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अंदर. तो अगर हम एक 3D स्ट्रक्चर ड्रा करें तो मेरे ख्याल से ये बनेगा क्या. एक सिलेंड्रिकल शेप्ड क्लोज सरफेस. ठीक है. सिलेंड्रिकल शेप बॉडी. सिलेंड्रिकल क्यों. क्योंकि इसके ऊपर तो हम स्फीयर ड्रा नहीं कर सकते. क्यूब नहीं कर सकते क्योंकि क्यूब के अंदर ये जो नहीं आएगा. तो क्या रह गया. सिलेंडर. ये भी तो नहीं हो सकता क्यूबाइड. तो क्या रह गया. सिलेंड्रिकल शेप बॉडी. सो द Gaussian surface or a line charge is cylinder. This is the correct option B for question number 3. ये रहा next question. Question number 4. The maximum value of induced EMF in a rotating coil in a magnetic field does not depend upon. हमसे कह रहे हैं कि for example आपके पास ये एक magnetic field है. Let this may be the magnetic field. और हम सब जानते हैं magnetic field lines are from north to south. और हम इसके अंदर एक रोटेटिंग कॉइल बनाएंगे. ये कॉइल है. लेट दिस इज द कॉइल. और ये कॉइल की जो ये एरिया है और ये टर्न्स है लाइक दिस. कॉइल को कितनी दफा किसी सपोर्ट के ऊपर घुमाते हैं. तो हमसे कह रहे हैं कि अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करें तो यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी. क्या. इंड्यूस्ड ईएमएफ आई मीन करंट. इंड्यूस्ड ईएमएफ तो क्लोज सर्किट तो करंट होगा.
The question says the magnitude of this induced EMF does not depend upon, डिपेंड नहीं कर रहा है. अगर आपको याद होगा ये है जनरेटर, एक्चुअली जनरेटर, and the magnitude of induced EMF of generator is given by E is equal to EMF is equal to, हम बोलते हैं नवाब साइन थीटा. क्या नवाब, ये नवाब नहीं हम नवाब बनाते हैं ताकि हमें याद हो जाइए. अब इस आप देखिए फार्मूले में n के नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी अगर कॉइल की टर्न ज्यादा है तो EMF ज्यादा होगी, टर्न्स कम तो EMF कम. इट मींस दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर तो डिपेंड कर रहे हैं. व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. जितनी ज्यादा फास्ट ये रोटेट करेगा उतनी ही ज्यादा इंड्यूस्ड EMF होगी. तो इसके ऊपर भी तो डिपेंड कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी भी नहीं हो सकती. अब ये क्या है? एरिया है. अब फार्मूले में क्या है? एरिया आ गई है. इट मींस that the magnitude of this induced EMF also depends upon the area. Hence, area option is also incorrect. तो B क्या है? B is magnetic field. अब options में magnetic field है ही नहीं, इसलिए इसको neglect करते हैं. It means it also depends on B. Angle is between area normal and magnetic field. Area normal and magnetic field is theta. अब B एंड एंगल, B और एंगल ऑप्शंस में नहीं है. ऑप्शन में सिर्फ क्या मौजूद है? रेजिस्टेंस है. इट मींस फार्मूले नो रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. जानते भी हम लोग हैं कि EMF रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है. रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है वायर्स की, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज रेजिस्टेंस, यानी डज नॉट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस. अब अगर उन्होंने यहां पर दिया था करंट, अगर उन्हें क्या दिया था? करंट, तो करंट लाजमी रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, ओहम्स लॉ, R इज इक्वल टू V अपॉन I. अगर वोल्टेज कांस्टेंट तो जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा उतनी करंट कम. अब यहां पर एक क्लोज सर्किट है, उन्होंने सिर्फ वोल्टेज का बताया हम लोगों को. हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज रेजिस्टेंस. अगर करंट होता तो शायद यहां पर दूसरा ऑप्शन भी मौजूद होता कि इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following is an ohmic device? यानी इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो ओहमिक कंडक्टर है, ओहमिक डिवाइस है, यानी ओहम लॉ को फॉलो कर रहा है. What are ohmic devices? Those devices that follows Ohm's law. Ohm's law is V is equal to IR. ओहम लॉ के मुताबिक जितनी ज्यादा वोल्टेज उतनी ज्यादा करंट, वे रेजिस्टेंस रिमेन्स. रेजिस्टेंस को क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. अगर आप किसी वायर के इंड्स के क्रॉस पोटेंशियल को ज्यादा करें, पोटेंशियल डिफरेंस को जितनी ज्यादा करें उतनी इस वायर के अंदर करंट ज्यादा फ्लो करेगा, तब तक जब तक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है. व्हाट इज रेजिस्टेंस? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. अब इनमें देखते हैं. सबसे पहले बल्ब फिलामेंट है. सब जानते हैं कि बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन व्हिच इज अ मेटल हैविंग हाई रेजिस्टेंस. हेंस अगर आप जानते हैं जब बल्ब के अंदर करंट फ्लो करेगा तो बल्ब ग्लो करेगा, व्हिच मींस द फिलामेंट इज कंज्यूमिंग सम एनर्जी, हीट्स अप, और जब फिलामेंट हीट्स अप करेगा तब इसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी. इट मींस ये तो ओहमिक कंडक्टर नहीं है. क्यों? क्योंकि ये ओहम लॉ को फॉलो कभी नहीं करेगा. दूसरा ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस in which current is flown according to our will. Therefore, ट्रांजिस्टर में भी ओहम्स लॉ फॉलो नहीं होगी. क्यों? क्योंकि ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसके अंदर वोल्टेज और करंट के दरमियान एक रिलेशन नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं ये ओहमिक कंडक्टर नहीं है. तीसरा है सेमीकंडक्टर डायोड. ये भी तो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये भी ओहम्स लॉ को फॉलो. तो द करेक्ट ऑप्शन इज कॉपर वायर. कॉपर वायर इज द करेक्ट ऑप्शन. क्यों? याद रखना इन ऑप्शंस में जिसकी रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा कम और कांस्टेंट रहे, फिर से जितनी रेजिस्टेंस कम और कांस्टेंट रहे, जितनी रेजिस्टेंस कम और कांस्टेंट रहे, वही ऑप्शंस द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा. कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर, लेकिन कॉपर ऑलवेज ओहम लॉ फॉलो नहीं करेगा. तब तक करेगा जब तक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, टेंपरेचर कांस्टेंट है. इसलिए इन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन क्या है? कॉपर वायर. ये आपका क्वेश्चन नंबर 4. बल्कि